चंपला की फूल सा खैर शिवदासी, चंपला की फूल खैर मेरी झुण झुण पानी पानी बोला, मेरा मन गया पानी को हो टोकरों का राजा, पानी बोला मेरा मन गया पानी। इसी पे मान्य हमारे पीर मने आवे पीर मने आवे मारी आंगन बेरड़ी जी बाटे बेर, मारे आंगन बेरड़ी जी बाटे बेर, आपके बालम घर आ जाओ मैं नहीं जान दो पेर मने आवे। ये हमारे नए मेंबर हैं, यहाँ जी बने हैं। थैंक यू सो मच फॉर धन्यवाद। मने आवे परदेश गए बालम की याद सतावे हिज्जे की, मने आवे हिज्जे की मने। अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कल्चरल प्रोग्राम्स की श्रृंखला में हम एक और कड़ी जोड़ते हुए आज एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है कृष्ण लीला। उससे पहले मैं चीफ गेस्ट से आपको परिचित करवा दूं। हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, वैसे तो सारे ही हमारे गेस्ट बहुत माननीय हैं, लेकिन एक खास गेस्ट हमारे बीच में मौजूद हैं, मिस्टर रंजीत सिंह, चेयरमैन NFTC। विस्तार से हमारे प्रेसिडेंट मिसेस डॉक्टर इंदु शर्मा बताएंगी। उनकी वाइफ निधि सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो MBBS और MD हैं और शी इज पैथोलॉजिस्ट इन एम्स। तो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में। हम बहुत ज़्यादा में टाइम ना लेते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अनुरोध करूंगी हमारी प्रेसिडेंट डॉक्टर इंदु शर्मा से कि वे लैंप लाइटिंग के लिए चीफ गेस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं सब आगे आएं और लैंप लाइटिंग में हाथ बटाएं, योगदान दें। प्रकाशमान हो रहे हैं ईश्वर और सूरज।
तो ये परंपरा कायम रखते हुए आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से कर रहे हैं। और मोमेंटो देकर, ये मोमेंटो आपको हम हर समय याद दिलाएगा कि सीनियर सिटीजन कितने एक्टिवली अपने आप में मगन हैं, अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। धन्यवाद। मुख्य अतिथि रणजीत सिंह जी और इनकी धर्मपत्नी हमारे बीच हैं और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें कृतार्थ किया। और सभागार में उपस्थित मेरे सभी विद्वत जन, और कहूंगी कि विद्वत्ता के अंदर समरसता का ये समायोजन है। इनके अंदर समरसता की क्या शब्दावली है कि जब ये इस उम्र में हम लोग आ गए हैं तो एक सामंजस्य की जो परिणति है वो मेरी संस्था में, तो उसको पाने के लिए जब हम प्रोग्राम्स वगैरह देते हैं तो यही एक हृदय के उद्गार हैं जो जब इनके तरफ छलकता है ना सर, तो जीवन एक स्वयं में परिचय देता है कि तुम क्या हो, ईश्वर की क्या कृति हो। तो जीवन के इस उद्देश्य को लेकर हमारी ये संस्था है, छोटी एक संस्था है। तो जैसा कि अमिता जी ने आपके समक्ष रखा कि हमारे रणजीत सिंह जी, भाई बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि आप जो हमारे बीच में आए और संस्था के मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने आज हमारे बीच में आके हमें कृतार्थ किया। और मित्रों, एक यह प्रख्यात सहकारिता से जुड़े हुए हैं और मैं आपको इतना बता दूं कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनेक सहकारी संस्थाओं में इन्होंने नेतृत्व किया है और ये पर्यटन टूर एंड ट्रैवल के परिवहन के लिए समर्पित राष्ट्रीय स्तर को भी संगठित करने में इनका विशेष योगदान है। और NFTC के ये अध्यक्ष हैं और इनके पिता तपेश्वर सिंह जी 3 बार सांसद रह चुके हैं और ये अब जो कार्यरत हैं वो एक होटल से व्यवसायी हैं और महान सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, हमारे बीच इनकी धर्म पत्नी, कहते ना रथ के 2 पहिए हैं, बिना पहिए एक दोनों पहिए इकट्ठे सशक्त और मजबूत होने चाहिए, तो इन दोनों के अंदर देखने को मिलता है। और इनकी धर्म पत्नी निधि सिंह जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, तहे दिल से दोनों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से इन्होंने अपना MBBS किया और MBBS के बाद ये MD हैं और अब अपनी पैथोलॉजी उसमें पैथोलॉजिस्ट हैं जो अपनी योग्यता के अनुसार समाज की सेवा के लिए कार्यरत हैं और समाज की सेवा कर रही हैं। इनको हमारी सभी मान्यवर विद्वत जनों से आप दोनों को बहुत 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 आशीर्वाद हम देते हैं। आज हमारे बीच में आप आए, पुनः आपको फिर से नमन और एक स्वागत। जी हाँ, संस्था के विषय में आप थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि यह संस्था 1989 में बनी और सभी का सहयोग एवं आशीर्वाद पाकर आज इस स्तर पर आई है। हमारी प्रणेता स्वर्गीय श्रीमती जनक तरेजा जी, जिन्होंने अपनी कर्मठता, अपने जुझारूपन और अपनी अदम्य साहस से, कहते ना नारी मैं किसी से अबला नहीं सबला हूं, उनका एक ज्वलंत उदाहरण आज भी मुझे महसूस होता है कि उन्होंने कितने परिश्रम से इस संस्था के आंगन को सींचा होगा।
तो उनके लिए भी मैं एक अंतर आत्मा से उनको श्रद्धांजलि देती हूँ कि हे माँ, आज तेरे द्वार पे देखिए कितने लोग आके तूने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं इस कार्य को आगे करने में आप मेरी प्रेरणा है और कार्य को मैं आगे बढ़ाऊंगी धीरे धीरे। सर आपको एक बता दें, थोड़ी सी हमारी संस्था के विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि हमारी संस्था में लगभग 1 महीने के हम प्रोग्राम बना देते हैं, जिसमें हम प्रोग्राम करते हैं स्पिरिचुअल मॉर्निंग के आधार पर। स्पिरिचुअल मॉर्निंग में हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उसमें हम सर्वधर्म सम्मेलन का संभाव रखते हुए किसी अनेक प्रकार के धार्मिक भजनों से, कीर्तनों से, शब्दों से, गुरुवाणी से, हर तरह से हम यहाँ सुशोभित होते हैं। और महीने का पहला हमारा जो सप्ताह होता है वो हमारा स्पिरिचुअल मॉर्निंग के नाम से जाना जाता है। हमारे कल्चरल एक्टिविटी कन्वीनर श्रीमान बंसल जी हैं, जो संस्था के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और इसके अलावा हमारा एकल क्लब है। एकल क्लब में जो हमारे अकेले रहते हैं जो बिल्कुल अकेले हैं, उनको संस्था अलग से इनका एक यूनिट बना हुआ है और उसमें ये अपने मनोरंजन करते हैं। उसमें भी शेर व शायरी, कविता, भजन, जो इनकी इच्छा अंदर से निकलती है, उसमें इनका लंच भी ये या लंच और डिनर है, जो भी ये तो सवेरे मॉर्निंग में होता है तो लंच है या थोड़ा बहुत जो भी ये अपने आत्मा से जो इनको अच्छा लगे वो कार्य किया जाता है। इसके अलावा राइटर्स फोरम है। राइटर्स फोरम के हमारे जिले सिंह जी हमारे अभी ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये इन्होंने संभाला हुआ, और इसमें दसवाना जी, ये सारे हमारे राइटर्स फोरम है। इसमें राइटर्स फोरम में क्या है कि विचारों का तादाद में, विचारों का आप परस्पर एक प्रकार से दूसरे प्रकार के विचार, राइटिंग स्किल, तो राइटिंग स्किल में हमारी संपत सरिता वो चल रही है अभी, बहुत अपने अपने लेखों के द्वारा वो हम सारे के सारे उसमें हम संकलित करते हैं। तो इनके अंदर हमारे वयोवृद्ध इनके अंदर से भी वो चेतना हमें प्राप्त होती है। तो जो अकेले उनके लिए अकेला वो, और इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम कल्चरल इवेंट्स होता है। और कल्चरल इवेंट्स में हमारे महेश भाई आ गए, ये भी कई बार म्यूजिक की बहुत एक दुनिया अलग छेड़ देते हैं, बुजुर्गों के लिए आनंदमय रस विभोर कर देते हैं। महेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी संस्था को प्रदान किया, थैंक यू सो मच। तो इसी प्रकार से, और इसके अलावा हमारा पुस्तकालय है, पीछे लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में जो भी बैठ के पढ़ना चाहें वो बैठ के पढ़ सकते हैं। काफी किताबें हैं, किताबों में भी अध्यात्म की भी हैं, बच्चों की भी हैं, और अनेक प्रकार की इस प्रकार से किताबें दी गई हैं। इसके अलावा हमारा एलोपैथी, जिसके बिना हमारी आई नहीं, हमारी जो जनरल सेक्रेटरी के पद पर अब कार्यरत है बिना की, वो स्वास्थ्य विभाग से, उसमें क्या है, यहाँ हमारा स्वास्थ्य का चेकअप होता है, यूनिट लगते हैं, और इसका एलोपैथिक, होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपी यूनिट हमारा पीछे है। और इसके अलावा हमारे स्पोर्ट्स के हैं। स्पोर्ट्स में हमारे डोगरा जी, ये डोगरा जी बहुत एक्टिव हैं, देखिए ये कितने एक्टिव लग रहे हैं, है ना। और ये पूरे कैरम बोर्ड, और आप यकीन करेंगे सर, आपको दिखाऊंगी कि पीछे बैक में टीटी के भी हमारे टीटी खेल रहे हैं, देखो। तो इस प्रकार से ये अपने मनोरंजन को धीरे धीरे, ऊपर कैरम बोर्ड में तो आप देखेंगे एक से एक कला। आज मैं सवेरे इसको आमंत्रित करने गई तो मैं देखती सब आराम से आनंद लेते हुए कैरम बोर्ड खेल रहे थे, तो अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और विशेष आपको खुशखबरी सुना दूं, हमारे जो सेक्रेटरी हैं, हमारे वो वर्मा जी, हमारे वर्मा जी जो है ना, वो पीछे बैठे होते हैं चुपचाप, ये हमारे संस्था के हनुमान जी हैं। हाँ, और चुपचाप मैडम हो जाएगा। तो जब ये आश्वासन देते ना मेरे को, तो मैंने कहा हो जाए, अब इन्होंने कह दिया ना हो जाएगा। और कई हमारे जो ईसी के मेंबर्स हैं, दे ऑल आर वेरी जुझारू, जिसको कहते हैं। जयपाल जी हुए हमारे, और हमारे दसमाना जी हैं, जयपाल जी, और हमारे जोनल इंचार्जेस भी बहुत सारे आए हुए हैं। तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद है कि आप लोग आए। और इसके बाद एक और बात बता दूं कि विदेशी और हमारा लोकल टूर्स में हमारे बहुत होते हैं, तो उसमें भी बाहर का पर्यटन हमारे विभाग की संस्था के द्वारा ही दिया जाता है। और शिल्प कला केंद्र है, शिल्प कला केंद्र भी हमारा पाइपलाइन में है, क्योंकि हमारी कोरोना की वजह से थोड़ा
टाइट मुट्ठी थी, इसलिए नहीं कर पाए। उसको भी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हैं या 8वीं पास हैं, 9वीं पास हैं, या वो निकल गए हैं, कोई घर की सिचुएशन ऐसी, तो उसको सिलाई कढ़ाई दिखा के उन बच्चों का स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं सोचती हूँ कि उनके बीच में आए तो कम से कम अपना निर्वाह वो जीवन काल अपना आजीवन कर सकें। तो वो हमारा जीवन है। तो इसके बाद शिल्पकला की फुलवारी है छोटे बच्चों की, जहाँ हमारे छोटे बच्चे जो हमारी मेड्स हैं, वो मेड्स हमारे छोटे बच्चों को यहाँ छोड़ जाती हैं, तो 12 बजे 12:30 बजे उनका भी हम लंच देते और उनको सिखा के छोटा छोटा वो सब कार्य करते हैं। तो लेकिन संस्था में सबसे बड़ी बात आपसे एक बात ये कि इस संस्था में समाज को उज्जवल बनाने का एक जो बीड़ा है वो हमारे हृदय में है कि भगवान निष्काम सेवा करते हुए हमें संस्था के उत्थान के लिए हे प्रभु सूर्य देवता इतनी कृपा करना कि निष्काम सेवा करते हुए हमारी संस्था दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। और रंजीत जी आपको एक और खुशखबरी दे दूं, हमारे जो हॉल है, हॉल में देख रहे हैं, क्योंकि संस्था हमारी सारी डोनेशन से चलती है। सर हम वो कहते हैं ना एक डायलॉग है, बोल दो दीक्षांत देवी तो मैं डोनेशन मांगती रहती हूँ, भैया थोड़ी सी दे दो मदद हो जाएगी, थोड़ी सी दर, क्योंकि हर प्रोग्राम तो यहाँ होता ना, तो धीरे धीरे संस्था को सोचती हूँ कि और कुछ सुंदर बना डालूं। क्योंकि आपको पता है सारे डिपार्टमेंट्स कैसे हैं, वहाँ थोड़ा लेट हो जाता है, फाइलें दबी रहती हैं, आ रही हैं जा रही हैं, मेरा ऑब्जेक्शन आ गया, अच्छा भाई ऑब्जेक्शन आ गया, ले मैं कर ले, हम करवा लेंगे। तो एक्चुअली में ये सारी हमारी जो हमारा लाइफ लॉन्ग में एक बार हमारी होती है बस मेंबरशिप, और इसके बाद हमारा ये सारी संस्था हमारी उसी डोनेशन से चलती है। तो आपके लिए बहुत बहुत एक बार फिर से आभार प्रकट वाणी को विराम देते हुए केवल इतना कहूंगी कि आज हमें वर दो इतना कि लक्ष्य आपका पाकर हम सब जनजीवन उद्धार करें। थैंक यू सो मच। आइए अमिता जी। बहुत सुंदर शब्दों में हमारी प्रेसिडेंट डॉक्टर इंदु शर्मा जी ने अपने हृदय के उद्गार प्रस्तुत किए और पूरी ऑडियंस को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि एक ऐसा तबका होता है जो सीनियर सिटीजन का नाम का जब ठप्पा लग जाता है, रिटायरमेंट का जब ठप्पा लग जाता है, तो ऐसा सोचा जाता है कि बस अब घर में आप कुछ मत करो। कोरोना काल में आप लोगों ने सबने विटनेस किया होगा कि बच्चे आपको क्या कहते थे, बाहर मत निकलो, कहीं जाना नहीं है, बस चुपचाप बैठे रहो। कैसे चुपचाप बैठे रहे? पूरी उम्र हमने इतनी एक्टिव होकर गुजारा है, तो चुपचाप नहीं बैठ सकते। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर हमने इतना, जैसे इंदु शर्मा जी ने बताया कि इतना सब कुछ आयोजन किया हुआ है, इतनी जगह है, इतनी एक्टिविटीज चल रही हैं, हर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपनी रुचि से यहाँ पर आता है और काम करता है और अपने आप को एक्टिव रखता है और एक एक्टिव जीवन बिताते हैं। स्पोर्ट्स है, कल्चरल है। अब कल्चरल में देखिए दिन रात हम लोगों ने मेहनत करके कृष्ण लीला प्रस्तुत आपके सामने करेंगे। क्या है, सबके मन की खुशी है, हम अपनी इच्छा से ये कर रहे हैं। तो ये एक्टिव रहने का एक बहुत ही अच्छा साधन यहाँ पर बना हुआ है। और मैं सबसे गुजारिश करूंगी सभी अपने मित्रों से और सभी अपने मेंबर से हर बार यहाँ पर आने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। बहुत समय ना लेते हुए हम प्ले शुरू करेंगे। एक नृत्य नाटिका है कृष्ण लीला, जिसको लिखा है डॉक्टर इंदु शर्मा जी ने और का डायरेक्शन किया है इनके हस्बैंड श्री असू, हमारे सूत्रधार और डायरेक्टर श्री एस.के. शर्मा जी को कि वे प्ले शुरू करें कृष्ण लीला। द्वापर युग में ले चलते और द्वापर युग में भी मथुरा नगरी और मथुरा नगरी में भी कंस के महल। आज कंस के महल में इतनी चहल पहल है, कोई आ रहा है, भाग रहा है, नौकर चाकरों की भीड़ लगी हुई है, शोर मच रहा था। वो भी कौन? और एक बात और बता दूं, मथुरा नगरी तो ऐसे सजी हुई है जैसे अमरावती इंद्र की राजधानी हो। महाराजा कंस का जो आदेश, महाराजा कंस की नगरी थी मथुरा। और वो चहल पहल थी, उनकी सबसे प्रिय बहन
देवकी जो उनकी चचेरी बहन थी, उसका स्वयंवर देश विदेश से बड़े बड़े योद्धा आए हुए थे, राजकुमार आए हुए थे, सब अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे थे कि सुंदरी देवकी जैसी अनुपम सुंदरी हमारे गले में ही वरमाला डाले। देखते हैं आज किसका भाग्य उदय होता है। उसी भीड़ में जहां राजाओं की, राजकुमारों की, योद्धाओं की कतार लगी हुई थी, उसी भीड़ में एक कोने में यादव वंश के शिरोमणि वासुदेव जी बैठे, शांत मन से बैठे हुए। मन में तो उनकी भी इच्छा यही थी कि देवकी उनके ही गले में वरमाला डाले। स्वयंवर आरंभ हुआ, शंख ध्वनि बजने लगी। जैसे ही शंख ध्वनि बजी, सबके नजर द्वार पर पहुंची और देवकी हाथ में माला लिए इधर उधर देखती हुई चली जा रही है। दूर से उसकी नजर पड़ी वासुदेव के ऊपर। उनका चेहरा बड़ा कांतिमय था और सीधी वो जा पहुंची बेझिझक वासुदेव जी के पास। वासुदेव जी बहुत फर्क रह गए, उनको अपने ही भाग्य से ईर्ष्या होने लगी और उस सुंदरी देवकी ने गले में वरमाला डाल दी। वासुदेव करतल ध्वनि से पूरा महल गूंज उठा। कुछ राजा ईर्ष्यावश में इधर उधर देख रहे। हमारे यहाँ एक रिवाज है, हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में ये रिवाज है, जब भी किसी लड़की की डोली उठती है या बाल्टी में उसको ले जाते हैं, तो लड़की का भाई या लड़की का मामा उसको गोदी में उठाकर वहां ले। तो कंस ने कहा ये कार्य नहीं करूंगा, इससे प्रिय बहन मुझे कोई नहीं। कंस ने उसे गोदी में उठाया और पालकी में ले। पालकी चलती रथ की तरफ, सारथी बैठा हुआ था। कंस ने आदेश दिया, सारथी अपनी बहन को महल में ही लेकर जाऊंगा, ये सौभाग्य मुझे ही मिलने दो ना। सारथी को एक तरफ हटा दिया और चल दिया वो महल में। मेरा मारने वाला देश की नंदन में हो गए थे, तो अपनी मौत को अपने साथ ले जा रहा था। सैनिकों, तुरंत देवकी और वासुदेव को बंदी बना दो। जो आगे हमारा भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपकी अति प्रिय बहन हूँ। नरेश, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप स्वप्न में भी ये कभी सोच सकते हैं कि आपकी प्रिय बहन देवकी और वासुदेव कभी स्वप्न में भी आपका अनिष्ट करने का तुच्छ विचार मन में ला सकते हैं? तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी क्या? अवश्य नहीं महाराज, लेकिन ये लगता है आपके शत्रुओं का षड्यंत्र। वरना यह भी हो सकता है किसी राजा का जो स्वयंवर में निराश हुए हैं, उनकी चाल भी हो सकती है। चुप रहो सैनिकों, तुरंत इनको कारावास में डाल दो। यो आज्ञा महाराज। इनके राजसी वस्त्र
उत्पन्न हो मुझे तुरंत सूचित किया जाए। जो आगे महाराज। वासुदेव और देवकी की एक करके 7 संतान, और उस कंस ने एक भी अनुज्ञा नहीं दी, जमीन पर पटक पटक करता है। बेड़े में इंसान को बच्चों पर भी रहते हैं। मेरे गुप्तचरों ने मुझे सूचना दी है कि मेरे मित्र नंद बाबा जो नंद गांव में रहते हैं, उनकी पत्नी यशोदा भी गर्भवती है। दोनों मित्रों में सूचना का आदान प्रदान हुआ। बाबा एक प्रण करो कि ये नन्हा शिशु और इनकी मदर माँ यशोदा को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि यशोदा इनकी माँ है। किसी बात की चिंता ना करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम ये भेद सिर्फ हम दोनों में वो तो पता है या सिर्फ हमारा भगवान जानता है, तो इसके बारे में कोई चिंता मत करो। मैं आपका एहसान कभी कैसे चुका पाऊँ? ये समय इस वार्तालाप का नहीं, तुम शीघ्र करने की कोशिश करो। यशोदा इस वक्त के कारण बेसुध है, अगर वो होश में आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी गाड़ी पूरा करके आता हूँ। उसने अमानत समझ कर वासुदेव और देवकी के एक और संतान उत्पन्न हो गई। तुरंत महाराज को सूचना दो। कहाँ है मेरा शत्रु? मैं अभी उसका अंत कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सेना अंत करेगा। असंभव है, असंभव है। देवकी का वंश मुझे करेगा। असंभव, असंभव।
मरो तो जीने दूं तब ना। हे हंसता क्या है? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। देखो, क्या तुमसे कोई चूक हुई है? नहीं महाराज। देखी और कस्बे को हटाओ जगना हो। और कंस का वध करने वाला तो पैदा हो चुका नंद के घर में, और कंस को मारने वाला तो पैदा हो चुका था, और नंद के घर में तो बधाइयां बज रही, लोग खुशी से नाच उठे थे, झूम रहे थे, और नंद बाबा भी और यशोदा भी। यशोदा तो अनिमित थी, उसको तो कहना अपना ही था उसका, और सब खुशी में नाच गाने आरंभ हो गए। बड़ा होकर चला। उसका बचपन कैसा था? शायद आज भी हम उसके बचपन से रश्क करते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि काश हमारा बचपन कैसा हो। कोई उसे माखन चोर कहता, कोई चोर भी कहता, तो कोई मटकी फोड़ने वाला कहता। हर रोज कोई ना कोई उसकी शिकायत लिए मां यशोदा के पास आ गया। एक और भी कारण था इसका, वो केवल शिकायत करनी नहीं चाहती थी, उन्हें तो कान्हा के दर्शन भी करने होते थे ना, ऐसी वही सूरत के। दिन बीतते चले, नन्हे कान्हा पे बहुत आक्रमण भी, परंतु तो कान्हा खाना। और आपको एक ऐसी शिकायत आई जिससे यशोदा का जीवन ही बदल गया। सर्वशक्तिमान कान्हा उसके सामने था। मौसी मौसी, तेरे कान्हा ने आज भी मिट्टी खाई है। लल्ला, लल्ला, कहाँ हो तुम?
पीछे छुपे हुए। बाहर आ जाओ लल्ला, मैं कुछ नहीं कहूँगी बेटा। मौसी बाहर आओ। मौसी डर हुए। लल्ला बाहर आ जाओ, कुछ नहीं कहूँगी मैं। कहाँ कह रहे हो है? तुमने मिट्टी खाई है? खोलो लल्ला, मुँह तो खोलो। कैसे कहियो मत, कैसे कहियो मत, मैं तो तेरा खाना हूँ। आस्ता आस्ता बड़ा होने लगा और वो अपनी बातें भी समझने लगा था। उसने कालिया का मर्दन क्यों कर डाला था? कालिया नाग जिसे सब डरा करते, उस पर पूजना का भी उसने मत किया और ना जाने क्या क्या खेल खेले उसने। बस एक ही काम था उसका, कर्म, कर्म पर विश्वास। कर्म से आगे उसे कुछ नजर नहीं आता। तो एक दिन ऐसे ही आपदा आ गई। कहां? वृंदावन, मथुरा में। और कान्हा का जो रूप देखा गया वो उसको आज भी हम लोग याद करते हैं उसी चीज। बाबा बाबा, आप गांव वालों के साथ किस तैयारी में जुटे हुए हैं? हम पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। किस लिए? क्या आवश्यकता है इंद्र की पूजा की? हम इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं ताकि वो प्रसन्न होकर हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी अच्छी बारिश करे और हमारी फसलें लहरा सकें और बहुत अनाज करें। क्या आवश्यकता है हम अपने कर्तव्य छोड़कर किसी ऐसी चीज पे ध्यान दे जो हमारे बस में ही नहीं है? ठीक कह रही हो कान्हा, हम आगे से अपने प्रयत्नों पर और अपने कर्मों पर ही ध्यान देंगे और उसी के फल के लिए हम आशीर्वाद मांगेंगे। ठीक कह रही हो कान्हा, ठीक कह रही हो। मैं जानता हूँ इंद्र के क्रोध का कारण। आओ मेरे साथ, ये पर्वत हमारी रक्षा करेगा। मित्रों, इंद्र नाराज हो गए और इतने क्रोध में आ गए कि मूसलाधार बारिश हो गई, त्राही त्राही मच गई, लोग परेशान हो गए। तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर रखा और साथ में हमें एक शिक्षा और दी। कृष्ण ने जो भी कार्य किया उसके पीछे एक शिक्षा अवश्य छूटी कि हमें इंद्र की पूजा की आवश्यकता नहीं है। हमें पूजा करनी है अपनी वनस्पति की, हमें पूजा करनी है अपनी नदियों की, हमें पूजा करनी है अपने पेड़ों की, हमें पूजा करनी है अपने पर्वतों की। अगर हमारे पर्वत हरियाले रहेंगे तो हमारी जनता भी खुशहाल रहेगी। तो आइए अब उस गोवर्धन पर्वत की भी हम लोग भी पूजा करते हैं।
पूतना वध कैसे किया वो भी देखा, माखन कैसे चुराया वो भी देखा, और यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए मुख खोलकर। किंवदंती के अनुसार जब वो मिट्टी खाकर लौटे, वो कहने लगी मुंह खोल। अब वो मुंह कैसे खोलते? तो उनको चमत्कार भी तो दिखाना था, ये भी तो बताना था कि मैं सर्वव्यापी हूं, सर्वशक्तिमान हूं। जब मां ने जबरदस्ती की तो मुंह खोलना ही पड़ा, पसार में हाथ दिए। वो ऐसी निश्चल हंसी थी, ब्रह्मांड को देखती रही। और यशोदा बेसुध हो, और कहते हैं जब उन्हें होश आया तो उन्हें कुछ याद नहीं था। हाँ, इतना चंपे में जरूर पड़ गए कि ये है कौन। तभी तो कह उठी कान्हा तो है कौन। और कान्हा ने भी मुस्कुरा कर कह दिया हाँ मैं तो तेरा कान्हा हूं, कैसा कहियो मत। पर कृष्ण का एक और रूप, जिस रूप को दुनिया पूछती है। विदेशों से हजारों मील से युवक युवतियां चल के वृंदावन पहुंच जाते हैं, और वो रूप है प्रेम का। कृष्ण ने दुनिया को प्रेम का पाठ दिया। कृष्ण से बड़ा कोई प्रेम ही नहीं हुआ। मैं ऐसे वृंदावन में कुछ ऐसे सेक्स को जानता हूं जहां पर कृष्ण और राधा के अलौकिक प्रेम की ही काली चर्चा की जाती है, उनकी मूर्ति की नहीं, उनकी शक्ल की नहीं, जो एक आध्यात्मिक प्रेम है उसी की चर्चा करते हैं। तो चलिए हम भी क्यों ना रसवादन करें। और वो रासलीला, वो महाराज जिसमें कृष्ण ने एक बार फिर दिखा दिया कि मैं तो ओमनी प्रेजेंट हूं, सर्वव्यापी हूं, क्योंकि हर गोपी को लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ ही नाच रहे हैं।
में दाऊ बलराम को महाराज कंस ने बुलाया। आपको तुरंत मथुरा के लिए प्रस्थान करना होगा। अकारण ही ये महाराज कंस का आदेश है। कृष्ण, तुम तो उनके गुस्से को जानते ही हो। बाबा, मैया, हम शीघ्र ही वापस आएंगे। कान्हा, मैं जानती हूँ यह हमारी अंतिम भेंट है। तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकेंगे। राधा, हम शीघ्र ही वापस आएंगे। कान्हा, तुम तो छलिया हो, तुम लौट ना सकोगे। अपनी बंसी ही हमें अपनी निशानी के तौर पर दे जाओ। लो अपनी बंसी, तुम्हारे बिना ये बंसी भी किस काम की। विलम्ब हो रहा है, कल चलो कान्हा जाओ। और कृष्ण चले गए, लौट कर नहीं आए। राजा ने तो कहा था ना तो चली जा, कैसे वापस आएगा। परंतु जब वो मथुरा पहुंचे तो उनके अनुपम स्वागत की तैयारी थी, उनकी मौत का पूरा इंतजाम था। कंस को शक हो चुका था, हो ना हो ये नंद के घर में जो बच्चा पल रहा है, जो युवक बन चुका है, अब हो ना हो वो देवकी और वासुदेव की संतान है। तो उसने पहले पूतना को भी भेजा, उसके पास उसके गुप्तचर सब खबर पहुंचाए। कृष्ण को कंस ने चुनौती दी, मल्ल दी, और कृष्ण जैसे माखन चोर थे ना, बहुत माखन खाया था, तो उनमें बल भी उतना नहीं था। और मल्ल युद्ध में कंस का अंत हो गया। सबसे पहले कृष्ण ने उनके पिता, जिसको उसने बंदी बनाया हुआ था, उसको रिहा किया उनको, और उनको राजगद्दी सौंपी। फिर वासुदेव और देवकी को रिहा किया, पर वो लौटे नहीं कभी वृंदावन। और बंसी तो छोड़ जाए थे लोग, बंसी क्या थी, उनका प्रेम था। अब मथुरा पर रोज आक्रमण होने लगे, जरासंध का खतरा बढ़ता जा रहा। और जरासंध क्या करता, जब जब वो युद्ध में हारता तो अगली बार जब वो आता तो अपनी सेना के आगे गाय खड़ी कर देता था। कृष्ण तो गोपियों गो के रक्षक, वो गाय की हत्या कैसे कर सकते थे। तो कृष्ण ने एक उपाय सोचा कि मुझे अपनी प्रजा की रक्षा करनी। उन्होंने द्वारकाधीश बन गए और द्वारका में जाकर एक नगरी बसाई। और वो कान्हा नहीं रहे थे, और वो द्वारकाधीश थी, ऐसी नगरी जो कहीं देखी नहीं गई। और कहते हैं, कुछ विद्वानों का मत है कि उस समय समुद्र के रास्ते से आक्रमण होने आरंभ हो चुके। जैसे चाणक्य को पूरे देश की चिंता थी, कृष्ण को भी पूरे देश की चिंता थी, पूरे सिंधु देश की चिंता थी। तो मथुरा तक सीमित नहीं थी उनकी। तो कहते हैं इसीलिए उन्होंने गुजरात में समुद्र के पास अपनी नगरी बसाई, ताकि उन आक्रमणकारियों से देश को रोका जा सके। पर हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, हम तो ढूंढते ही रह गए कृष्ण को। और कृष्ण जब हमें मिले तो कहां मिले, कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में।
मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी कि तुम उधार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी कि तुम उधार दो। मान वान शान या की जान का उदान आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी कि तुम उधार दो। मान वान शान या की जान का उदान आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड करे सो प्राण दे जो करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। करे सो प्राण दे जो करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का कीड़ हो जो लड़सकार वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों को मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी कि तुम उधार दो। मान वान शान या की जान का उदान आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का उठाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का उठाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृगंग केसरी हो या कि केसरी हो लाल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी कि तुम उधार दो। मान वान शान या की जान का उदान आज धनुष के बाण पे उतार दो। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं अब अपने कलाकारों से एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे अमिता जी ने पहले भी कहा था, हमने ये सिर्फ 3 दिन रिहर्सल की है क्योंकि बूढ़े लोग ज्यादा बिजी हो जाते हैं मेरे साथ। पर मैं अपने आप को मानता नहीं। और ये मैं आपको एक चीज बताऊं रंजीत जी, ये एक ऐसी जगह है जहां उम्र का कोई मतलब ही नहीं। तो ये ऐसी जगह है, ऐसी पवित्र स्थान में इसको मानता हूं, मैं इसकी धरती को चूमता हूं। यहाँ जो नींव रखी गई है इतनी मेहनत से रखी गई, और यहाँ जो लोग निःशुल्क काम करते हैं, वे धर्मपत्नी है, रोज सवेरे 10 बजे आ जाती है और 4 बजे पहुंचती है।
तो आपके साथ हुआ होगा कि मुझे इनके बिना शांति नहीं मिलती। तो मैं आपको एक रैंडम में जिस तरह से लोग अपीयर होते गए थे, मैं वो जिसका मैं नाम लूँ वो आगे आते जाएं। पहले डॉक्टर निधि सिंह जी, लास्ट और नॉट सो नाइस। Steps, but I think it was all so beautifully done कि उसमें कोई मुश्किल नहीं था। Just that because you all were doing it from the heart. सब एक्सेप्ट हो रहे, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि कितना जबरदस्त इफेक्ट आया होगा इनके दिल में इस पूरे एक्ट का कि she couldn't resist कि ये भी पार्ट बने इस चीज़ का, है ना? अब सबसे पहले शुरू करते हैं मिस्टर विजय कुमार। सैनिकों के बिना किसी राजा को गुजारा नहीं होता। मिस्टर विजय माथुर, दोनों विजय हैं। मिस्टर राजेश्वर दयाल, ये कंस बने थे। मिसेज राज बंसल, ये देवकी बनी थी। और मिस्टर एन के बंसल, ये वैसे इनके पतिदेव भी है। तो मैंने कहा चलो उसके साथ, वैसे ये तो गए थे किसी और को बना दो देव, एक बार बना दिया था तो भाभी जी आते लड़ती है मुझसे, मुझे उठना छोड़ दिया। मिस्टर अशोक अरोड़ा, ये नंद बाबा बने थे। मिसेज मीना गिलानी, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। स्टेज में आने की आदमी पर घटित से ले जाएगा। ये यशोदा का रोल किया था इन्होंने, ये मुझे पर्दे के पीछे रहती है। कुमार ऋषभ साहू, ये शिकायत ड्रामा उसका मित्र, और देखा जैसे वो अंदर आए कृष्ण भाग लिया बाहर के कैद करने में आए। मुझसे भी कह रहा था कि अंकल मैं ना प्रेसिडेंट साहिबा से आपकी शिकायत करूंगा, आप मुझे डांट रहे हैं। कुमारी हर्षिता, हमारा गंगा कृष्ण, उन्होंने माँ यशोदा को ब्रह्मांड में दिखा दिया। कुमारी ऋषिता साहू, ये भी कृष्ण, ये कहाना से कृष्ण बनने शुरू हो गए थे। मिसेज रेखा साहू, ये राधा बने हैं। पर एक बात बता दो, ये कृष्ण की मम्मी है वैसे। और इनको मैंने कल भी बोला है, डांस मैंने कहा जो अब तक इन्होंने तैयार किया मैं वीडियो भेज रहा हूँ। शी प्रिपेयर्ड इट एंड शी हैज कंडक्टेड इट वेरी ब्यूटीफुल। मिस्टर एन के बंसल, ये इन्होंने अपूर्ण का रोल भी किया था। कहते थे मेरा नाम 2 बार लेना, मैं 2 बार हमेशा डबल रोल ट्रिपल रोल देते हैं। हाँ हमेशा, जब कोई नहीं मिलता ना मैं क्या कर सकता। पिछले हमने किया था नवरस, वो करीब उनको 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने 3 रोल किए। मिसेस सरोज गुप्ता, गोपी बनी थी। जैसे हमारी गोपी भी 80-80 साल की है। मिसेस संगीता निगम, ये भी गोपी है। पहचान लो, ऐसी गोपी नहीं मिलेगी आपको, पहले बता दो। मिसेस शोभा, ये भी गोपी है। मिसेस राज बंसल, ये भी गोपी भी थी। पहले देवकी बन गई, फिर गोपी बन गई। मिस्टर विष्णु भूषण, हमारे कृष्ण, ये द्वारकाधीश है। ये कृष्ण है, ये द्वारकाधीश है। मिस्टर निरंजन साहू, हमारे अर्जुन, और मिसेस अमिता मेहरा को हम सबको उंगलियों पे नचाने लगे। और रह गए उनके मैं नाम है पढ़ देता हूँ। तो ये
प्ले था वो रिटन बाई और तेजस्वी शर्मा। बहुत ही प्ले इसका ज़्यादा लिखना और इसी का और इसके अलावा प्ले के अलावा हमारा तैयार करना हमें वो भी ड्रेसिंग रूम में भी आपने किया सुंदर बनाया और डायरेक्शन शर्मा जी और हस्बैंड शर्मा जी तो दोनों ने की जोड़ी जो है आपने ये प्ले को कंसीव किया, लिखा, डायरेक्ट किया और सबके सामने पेश किया। हम तो कलाकार हैं जिन्होंने नचाया जैसे हम नाच और इन्होंने जैसे बढ़ाया ना पढ़ दिया। एक बात मैं आपसे कह दूं, अपने विषय में जितने भी प्रॉप बने हैं ये इसमें बहादुर के साथ बैठ के बहादुर इस बच्चे ने इतनी मेहनत करी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं तो दास्तान नहीं करता। जो कार्य किया और वास्तव में ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं बहादुर, राम, शिव, इन्हीं और हमारे दलित जो हमारे सेवक हैं और इन्हीं की संस्था से सच में इनका इतना योगदान है मेरे साथ कि मैं इनका तहे दिल से इनको आशीर्वाद देती हूँ। भगवान इनके परिवार को सुख, शांति, समृद्धि, वृद्धि, सिद्धि दे और हमारी संस्था ऐसे उत्पन्न मिला के हम इसको अगले बार के लिए साथ तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच। सक्षम ब्रह्मातीतम ज्ञानमय विज्ञानमय भवति सर्वं जगदिदं तयि तिष्ठति सर्वं जगदिदं तयि रक्षति सर्वं जगदिदं तयि रक्षति। वैसे गणेश स्तुति के साथ यही कामना करते हुए कि हम संस्था के उत्थान के लिए और इसके लिए भरसक प्रयत्न करें, प्रभु हमें मार्गदर्शन दे और आप सभी का सहयोग पाकर इस जीवन को के लिए कुछ रह गए, कोई अल्फाज नहीं है। इतना अद्भुत कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे बुलाया, शामिल किया। सबसे पहले मैं डॉक्टर शर्मा का जो प्रेसिडेंट हैं सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का, उनका हृदय से अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ। भाभी जी आप प्लीज आए। और हमारे एस.के. शर्मा जी हमारे अभिभावक हैं, हर समय हमें कोऑपरेटिव पे हमें सजेशन सुझाव देते रहते हैं। आज इनका आदेश हुआ कि मुझे बोलना है तो मैंने बोला कि भाई हमेशा तो आपको हम कोऑपरेटिव फोरम में बुलवाते हैं, आज उल्टा गंगा क्यों भरवा तो अमूमन हम इनसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बोलिए, हम लोग बीच बीच में अपनी टिप्पणियां करते रहते हैं। तो आज उन्होंने कहा कि मुझे बोलना है, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम इतना मुझे अद्भुत लगा क्योंकि एक बात मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि मुझे हमेशा एक आधुनिक दुनिया में एक इग्नोर्ड कम्युनिटी जो नजर आती है वो सीनियर सिटीजन्स की आती है। अब वो क्यों है, उसका क्या कारण है, आधुनिकता का है या और कोई और कारण होंगे, लेकिन आप लोगों ने इतना बढ़िया ये काम और ये सोच आपने रखा है, इसके लिए मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। और साथ में मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज यहाँ से जाने के बाद इस फोरम को मेरी किसी भी तरीके की कोई भी आवश्यकता होगी, किसी भी तरीके का अनुदान की जरूरत होगी, आप मुझे याद करेंगे। मैं सर्वदा आपके साथ खड़ा होकर प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बुलाया, प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। रंजीत सिंह जी, जो मैंने पहले भी कहा था कि सीनियर सिटीजन होने के नाते ऐसा माना जाता है कि अब आप घर पर बैठ जाओ, और सब सीनियर सिटीजन 60 के बाद ये सोचने लगते हैं कि हम अब किसी काम के नहीं हैं। जबकि मैं ये मानती हूँ, मुझे 2 साल हो गए रिटायर हुए और मुझे अब लग रहा है कि जीवन क्या है। अभी तक शायद हम एक गृहस्थी के चक्र में फंसे हुए थे। अब मैंने ये सोचा है, जो मैं एक संदेश सबको ये देना चाहती हूँ और सभी लोग, ज्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं,
कि बच्चों को हमारी तन मन धन से सहायता है, सपोर्ट है, वी आर देयर। जब वो कहेंगे हमारी सपोर्ट उनके लिए है, लेकिन सबसे बड़ी कमिटमेंट इस समय हमारी अपने लिए है। जो हमने आज तक पूरी जिंदगी में गृहस्थी के जाल में फंसकर नहीं किया, वो आज हमें करने का मौका मिला है। और ये प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है जनक तनेजा जी ने बनाया, और उनको आज इंदु शर्मा जी उनको उस लीगेसी को बहुत अच्छे से आगे कर रही है। पूरी टीम है, इसी मेंबर्स है, जोनल इंचार्जेस है, मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कॉलेज में जब थी तो मैंने बहुत प्लेस किए, कमानी ऑडिटोरियम में, श्री राम सेंटर में, बहुत प्लेस। फिर जॉब में, शादी के बाद बच्चों के साथ डिफरेंट एक लाइफ चलती रही। और जैसे ही मेरी रिटायरमेंट हुई, इंदु जी प्रेसिडेंट बनी और हमारा जुड़ाव एक दूसरे के साथ हो गया। और फिर वही रंगमंच है, कहाँ से शुरू किया था और कहाँ अब उसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ। ये मन की संतुष्टि के लिए और मन की प्रसन्नता के लिए हम लोग कर रहे हैं। शर्मा जी देखिए, कौन प्रोफेशनल है यहाँ पर, लेकिन जो इनबिल्ट हमारा है वो आज हम उसको आनंद से जी रहे हैं उस जीवन को। 75 years old, 77 years old, 80 years old लोग जब यहाँ पर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दे सकता है, ये मेरा मानना है। कोई जोक, कोई कविता, कोई गीत, कुछ भी, सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है, जो कि अब ये समय है हमें बाहर निकालने का। बच्चे अपनी लाइफ बहुत अच्छी बिता रहे हैं, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। सब बच्चों को हमने अपने पैरों पर बहुत अच्छे से खड़ा किया है। यदि हम उनके मामलों में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं ना, वो कहते हैं आपको नहीं पता, कहते हैं कि नहीं कहते? सब मन में सोचिए, जो हमें पता है वो हम यहाँ पर आकर अब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन नहीं है, ये हमारा एक प्रसन्नता का और एक अच्छे समय बिताने का एक प्लेटफॉर्म है। बहुत बोल जाती हूँ कभी कभी मैं, लेकिन रुक नहीं पाती हूँ। संदेश सबको देना चाहते हैं, इसलिए मैं प्रोग्राम के आखिर में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जिले सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे सबका धन्यवाद ज्ञापन करें। वोट ऑफ थैंक्स। सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। मैं आप सभी का जो भी यहाँ है बहुत बहुत आभारी हैं पानी संस्था की तरफ से, और डॉक्टर साहब, मैडम और उनके पतिदेव दोनों जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, खासकर उनका धन्यवाद करूँगा। अपना समय निकाला उन्होंने हमारे लिए, और उन्होंने हमारा ये सारा जो भी नाटक है देखा, इतना अच्छा हमारा था ये प्रोग्राम। और डॉक्टर हमारी प्रेसिडेंट साहब ने लिखा और डायरेक्शन की है हमारे एस.के. शर्मा जी ने, ये आपको बहुत पसंद आया होगा। और ऐसे ही मैं रणजीत सिंह साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ये होते ही रहते हैं, सारे ही प्रोग्राम ऐसे होते हैं। हम जन्मदिन भी मनाते हैं, जो इस महीने में पैदा हुए वो आखिर में मनाते हैं। बाकी हम अपने आप को कोई बूढ़ा नहीं समझते, बिल्कुल जवान नहीं समझते। वो क्योंकि जवान यूं है कि हमारा टैलेंट अलग अलग है, सब टैलेंटेड लोग हैं ये हमारे, हर एक का अपना अपना तजुर्बा। मैं पुलिस अफसर हूँ और रिटायरमेंट हो गई। यहाँ मैं संस्था में 1999 से जुड़ा हुआ और 8 साल से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं जब से मैंने ये देखा सुना इसके बारे में, मैं भी ज्वाइन किया और बहुत ही, और ये मंच ऐसा है कहीं आपको कहीं मिलेगा नहीं। बाकी तो कलाकार आते हैं, बाहर से बुलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम अपने आप ही कलाकार हैं। सबसे बड़ी बात यही है। और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पर बड़े बड़े हमारे महेश जी बैठे हैं, ये हमेशा ही हमारे प्रोग्राम में बड़ा साथ देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं हमें। गाने बजाने में कहाँ गाने बजाते थे, हम सब जगह, जितने भी आदमी भिन्न भिन्न जगह से आए हुए सारे के सारे यहाँ स्टेज पर आते हैं। और ये ऐसा मंच है आपको कहीं नहीं मिलेगा, दिल्ली में तो है नहीं। हम तो सारे हिंदुस्तान में दुनिया में घूमे, सब कलाकार आते हैं बाहर से, रेंटेड किराए के लिए हुए सारे। लेकिन हम
कोई एंगेजमेंट नहीं, सब यहाँ बुलाए हुए, अपने इनविटेशन दिया, बताया और अपने आप हाजिर थे। तो मैं आपका जितने भी भाई बहन आए हैं, हमारे सीनियर सिटीजन और बाहर से भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, विशेषकर हमारे चीफ गेस्ट साहिबान का, और जितने भी हमारे दूसरे भाई बाहर से आए हैं और हमारे कलाकार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।